Hello everyone, I hope you are doing well. Myself Achal. Today we are discussing about the important MCQs on foodborne illness. Foodborne illness के बारे में हम कुछ important MCQs आज discuss करने वाले हैं. Okay, so let's start with our lecture. तो सबसे पहली चीज हमारे पास foodborne illness होता क्या है. तो कोई भी ऐसा फूड जिसके अंदर किसी भी तरह का टॉक्सिन प्रेजेंट हो या फिर किसी भी तरह की बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन प्रेजेंट हो जो कि हमारे फूड की कंडीशन को स्पॉइल करता है, उससे हम कहते हैं फूड. वो हमें क्या कॉज करता है? फूड बॉर्न इलनेस. समझ में आया? कोई भी ऐसा टॉक्सिन, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जो कि हमारे फूड की कंडीशन को स्पॉइल करता है और वही हमारे लिए क्या कॉज करता है? फूड बॉर्न इलनेस. ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं. What is foodborne illness? Foodborne illness होता क्या है? So the option is a disease that is caused by eating contaminated food. Second one is a substance in food that does not belong in food and cause death or illness. Third one is food that contains contaminants, and the fourth one is none of the above. So the correct answer is a disease that is caused by eating contaminated food. अगर हम बात करते हैं कोई भी ऐसा खाना जिसके अंदर कुछ कंटेमिनेशन हो, किस चीज का कंटेमिनेशन हो? पैथोजन का, बैक्टीरिया का. सबसे कॉमन हमने किसकी बात करी थी? क्लोस्ट्रीडियम की. ठीक है. या फिर हमारे पास किसी भी तरह का वायरस प्रेजेंट हो उस फूड में, या किसी प्रकार का टॉक्सिन प्रेजेंट हो. ये सारे हम फूड बॉर्न इलनेस को प्रोसेस करते हैं हमारे फूड में. ओके, देन CDC estimates that each year 48 million people get sick from a foodborne illness. क्योंकि हमारी बॉडी की, हमारे लाइफस्टाइल की सबसे एक इम्पॉर्टेंट नीड है हमारा खाना. और अगर खाने में किसी भी तरह का कंटेमिनेशन होता है, किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, वो बेसिकली हमें बीमार ही करता है. क्योंकि वो खाना, जो भी खाना जिसमें पैरासाइट्स प्रेजेंट है या फिर किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर करेगा. और हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद जो हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी होती है, जितनी भी फंक्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उन सारे फंक्शन को भी वो डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है? सिकनेस होती है. ओके, then 1,28,000 are hospitalized and 3,000 died. फूडबॉर्न इलनेस की वजह से इतने सारे लोगों की डेथ भी होती है और साथ ही कितने लोगों की ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है. ओके, एक टर्म आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, CDC. व्हाट इज CDC? CDC की अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत सारे एस्टिमेट्स आते हैं, बहुत सारे डेटा हमारे पास आते हैं जब पर्टिकुलर डिजीज को लेकर के, जिसमें हमें ये बोला जाता है कि CDC ने ये एस्टिमेट किया. तो CDC होता क्या है? ये एस्टिमेट करने वाला. तो CDC क्या होता है? ये बेसिकली पार्ट होता है US पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का. US पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का ये पार्ट है जो कि ये सारे डेटा को पब्लिश करता है. ओके, अगर हमसे पूछा जाए कि CDC का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म इज सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन. ठीक है, समझ में आया? CDC क्या है? US पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का एक पार्ट है जो कि हमारे पास एक सेंटर होता है फॉर डिजीज कंट्रोल के लिए एंड प्रिवेंशन के लिए, और ये सारे डेटा वो ई पब्लिश करता है. ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 4 इजी स्टेप्स हेल्प प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग. कौन कौन से ऐसे 4 इजी स्टेप्स हैं जो कि फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करते हैं? सो द ऑप्शन इज चॉप, स्ट्यू, saute, bake. Second option is clean, separate, cook and chill. Third one is size, strength, temperature and angle, and the fourth one is temperature, aesthetic, cooking time. कौन कौन से ऐसे 4 इजी स्टेप्स हैं जिसको हम करके अपने फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं? So the option correct answer is clean, separate, cook and chill.
कि सबसे पहली चीज हमारे खाना बनाने से पहले अपने हाथ को धोना चाहिए और साथ में साथ अपनी सारी सब्जियों को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स जो भी आप यूज करने चाह रहे हो, मीट हो गया, एग हो गया, वॉश इट आउट। ओके, देन नेक्स्ट इज सेपरेट। अगर आप कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट्स आप मार्केट से लेकर के आ रहे हो, तो जो भी ऐसे आइटम जिसको रेफ्रिजरेट करना इंपॉर्टेंट है उसको आप रेफ्रिजरेट करके रखो। अगर हम बात करें कि अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, तो इनको हमें रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल कंडीशन में भी रह सकते हैं। तो इन दोनों फ्रूट्स को आप सेपरेट करके रखो। मीट्स जो है वो रेफ्रिजरेट होने के लिए जाते हैं, एग्स जो है वो रेफ्रिजरेट होने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उनको स्टोर करने। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी सब्जियों और फ्रूट को सेपरेट करके रखो। देन हमारे पास क्या आता है, कुक। हमारे पास खाने को कुछ ऐसे टेम्परेचर पे कुक करना चाहिए ताकि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए। जैसा कि हमें पता है कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे हाई टेम्परेचर से डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे उनकी डेथ हो जाती है। तो इस टाइम पे हमें जो अपने खाने को इस टेम्परेचर पे कुक करना चाहिए ताकि उनके अंदर प्रेजेंट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उनकी डेथ हो जाए। अगर हम बात करते हैं, अगर हम पोल्ट्री की बात करते हैं, जो हमारे पोल्ट्री फूड्स होते हैं उनको हमें कितने टेम्परेचर पे कुक करना चाहिए, 185 डिग्री फ़ारेनहाइट और 85 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर हम करें रीहीटिंग मीट्स जो हमारे पास आते हैं, अगर हम रीहीटिंग मीट्स की बात करते हैं तो उनको हमें किस टेम्परेचर पे कुक करना चाहिए, 167 डिग्री फ़ारेनहाइट और 75 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करेंगे कि 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट एमसीक्यू में हमने डिस्कस भी किया था, डेंजर जोन। डेंजर जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस हीट टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। बेसिकली इस टेम्परेचर पे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं। इसलिए हमें जब भी अपने फ्रूट को आपको कुक करना है तो आप बेसिकली इस टेम्परेचर जोन के ऊपर रहो या फिर नीचे रहो, इस जोन में हमारे बैक्टीरिया आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज चिलिंग, कि आपने जो भी खाना बनाया हुआ है अगर आपको उसको बाद में यूज करना है आप उसको रेफ्रिजरेट करके रखो ताकि जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो हमारे फूड को स्पॉइल ना कर सके। ओके, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पैथोजन कॉज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। सबसे सीरियस टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग कौन सा ऐसा पैथोजन कॉज करता है। फर्स्ट वन is Clostridium botulinum, second one is Campylobacter, third one is Clostridium perfringens and the fourth one is Salmonella। अगर हम बात करें Clostridium botulinum, ये हमारे लिए सबसे फैटल डिजीज कॉज करता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग सबसे फैटल ये कॉज करता है। बेसिकली जो कैन फूड होते हैं ना उसमें भी ये मेन रोल प्ले करता है उसको स्पॉइल करने में। बोtulism की हमने बात करी थी, इट इज अ रेयर बट सीरियस इलनेस कॉज्ड बाय अ टॉक्सिन दैट अटैक्स द बॉडी नर्व्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारी आईज होती है वो स्मॉल हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, हमारे नर्व्स पे अटैक करता है। ओके, botulism usually start with weakness of the muscles that control the eyes, face, mouth and throat। बेसिकली सबसे पहले हमें इसका जो इफेक्ट दिखता है वो हमारे आईज पे दिखता है, जो हमारे उसके बाद स्प्रेड होना स्टार्ट होता है वो नेक पे, आर्म्स पे, टॉर्सो एंड फिर लेग्स। Botulism also weaken the muscles involved in breathing, which can lead to difficulty in breathing and even death। कि सबसे बुरी डिजीज हमारे पास बोटुलिज्म ही होती है, जो हमने बात भी करी थी। तो उस टाइम पे कुछ इस तरीके से स्टिफनेस आ जाती है हमारी बॉडीज में, इतनी सारी वीकनेस आ जाती है कि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और जिसकी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फिजिकल कंटेमिनेंट। फिजिकल कंटेमिनेंट क्या हो गया, जो कि हमारे पास इजिली आप खाना बनाते टाइम आप पहनते हो, जो भी आप ऑर्नामेंट्स पहनते हो। ठीक है, ये सारे किसमें आ जाएंगे, फिजिकल कंटेमिनेंट में। जैसे कि अगर हम बात करें हेयर्स जो हमारे खाने में गिर जाते हैं और किसी ने नेल्स बाइट करता हो तो उसके नेल्स की बात कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए हमारे फिजिकल कंटेमिनेंट्स। ऑप्शन देखते हैं,
a chemical that is toxic or not usually found in the food. Second one is a microscopic living substance that accidentally gets into food. Third one is an item that accidentally gets into food. And the fourth is none of the above. So the correct answer is an item that accidentally gets into food. और जो आइटम होगा वो क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है, मैक्रोस्कोपिक होता है. आप उसको अपनी नेकेड आइज से भी देख सकते हो. Physical contamination can cause serious harm to the consumer, including broken teeth और choking. क्या हो सकता है कि अगर आपके खाते टाइम दांत टूट गए, है ना, ये भी हो सकता है. या फिर अगर हम कभी कभी कुछ भी ऐसा खाते हैं, अगर हमने कुछ गलत चीज, जैसे कि हम कभी कभी क्वाइन खा लेते हैं, खा मतलब चबा नहीं लेते हैं, बट अचानक से जैसे माउथ में रखा हुआ है वो स्वेलो हो गया, छोटे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होता है. तो ये सारी चीजें क्या होगा, फिजिकल कंटेमिनेशन में ही आती हैं, क्योंकि हम गलती से कुछ ऐसी चीज हमारे माउथ से हमारे बॉडी में चली जाती है जो कि आपके लिए एक तरह के लिए हार्मफुल हो सकती है, आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए. ओके. और खाने के थ्रू अगर वो जाती है तो हम क्या कहते हैं उसे, बेसिकली फूड कंटेमिनेशन. टाइप्स ऑफ फिजिकल कंटेमिनेंट्स दैट कैन बी फाउंड इन फूड इंक्लूड्स ज्वेलरी. कभी किसी के कान वगैरह का गिर गया या फिर कुछ भी गिर गया, ऐसी चीजें, रिंग्स हो गई. आपने आटा गूंथते के टाइम, हम लोग हाथ से आटा गूंथते हैं ना, तो उस टाइम पे अगर आपने रिंग वगैरह कहीं रखी हुई हो, अगर आप हेयर वगैरह खुले हैं आपके खाना बनाते टाइम, तो उस टाइम हेयर गिर सकता है. प्लास्टिक्स कुछ भी, अगर कोई भी आपने रैपर ओपन किया हो किसी भी मसाले का या फिर किसी भी चीज का, तो वो रैपर के पार्टिकल्स, तो ये सारी चीजें, पेस्ट की बॉडी, जैसे मच्छर हो गए और भुनगे, मक्खियां, ये सारी आइटम्स तो हमारे पेस्ट हमारे आसपास ही प्रेजेंट रहते हैं, और उसमें से कोई भी उसमें गिर सकता है और जो कि उसके लिए कंटेमिनेंट हो सकता है. या फिर किसी भी तरह के क्लॉथ के बाल, ये नहीं कह रहे कि बड़ा सा कपड़ा गिर जाएगा और पता नहीं चलेगा, पता चल जाता है हमें. लेकिन अगर हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लॉथ के थ्रेड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि हमारे पास उतना ही माइन्यूट होता है जितना हमारे बाल होते हैं. तो अगर वो इतना महीने अगर हमें बाल नहीं दिखाई देते, तो ये भी पॉसिबल है कि कभी कभी क्लॉथ भी गिर जाए और हमको पता ना चले, क्योंकि काफी सारे जो हमारे डो होते हैं उनको हम कवर करने के लिए मसलिन क्लॉथ यूज करते हैं. मसलिन क्लॉथ से अगर हम उसको क्लोज करके रख रहे हैं, इन केस उसका कोई थ्रेड हो जो बाहर हो और वो गिर सकता है, जो कि हम फिजिकल कंटेमिनेंट में ही काउंट करते हैं. ओके. देन हमारे पास आता है केमिकल कंटेमिनेंट, अ केमिकल दैट इज टॉक्सिक और नॉट यूजुअली फाउंड इन द फूड. कोई ऐसा केमिकल जो कि हम खाने में डाल रहे हो किसी खाने को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे विनेगर हो गया, पर वो क्या हो सकता है, खाने को स्पॉइल भी कर सकता है अगर वो उस तरह के कंपोजिशन में नहीं बना हुआ हो. देन बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स आते हैं, अ माइक्रोस्कोपिक लिविंग सब्सटेंस दैट एक्सीडेंटली गेट्स इनटू. कुछ ऐसे पैथोजन हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट में. ओके. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what foodborne illness is most commonly associated with chicken, eggs and other forms of poultry. अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं, उस टाइम पे कौन सी फूडबॉर्न इलनेस बहुत ज्यादा कॉमन है? तो द ऑप्शन इज इकोलाई, सेकंड वन इज सैल्मोनेला, थर्ड वन इज स्टेफिलोकोकस, थर्ड वन इज लिस्टीरिया. सो द करेक्ट आंसर इज सैल्मोनेला. सैल्मोनेला क्या हो गया हमारे पास, पोल्ट्री फार्म. We can get a salmonella infection from a variety of foods, including chicken, turkey, beef, pork, eggs. अगर हमने बात करी हुई थी, है ना, हमने बात करी ना बीफ के बारे में भी, पिग से जो हम इंक्लूड करते हैं. फ्रूट्स की अगर हम बात करें, स्प्राउट्स की बात करें, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड सच एज नट, बटर्स, फ्रोजन पॉट पाइज, चिकन नगेट्स, स्टफ चिकन इंट्रीज, इन सब में हमें सैल्मोनेला इन्फेक्शन, इन सब से हमें सैल्मोनेला इन्फेक्शन मिल सकता है, क्योंकि इन सारे फूड्स में सैल्मोनेला पाया जाता है. ओके. सम रिसेंट सैल्मोनेला आउटब्रेक्स दैट सिकेंड पीपल इन मैनी स्टेट्स वर लिंक्ड टू चिकन, ग्राउंड टर्की, ग्राउंड बीफ, रॉ टूना, मशरूम्स जो हम खाते हैं, अनियंस, पीचेस, पपायास, कट फ्रूट्स, कैश्यू ड्राई एंड टाहिनी. इन सारी जगहों पर भी हमें इस टाइम पे सैल्मोनेला डिजीज मिलती है. ये सारे भी हमारे सैल्मोनेला को कॉज करते हैं. बेसिकली ये नहीं कहेंगे कि हम पोल्ट्री फॉर्म डिजीज के वजह, पोल्ट्री फॉर्म में ही हमें सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिलता है, लेकिन नहीं, हमारे पास ये सारे भी
आइटम्स है जहां पर हमें सैल्मोनेला का इन्फेक्शन मिल सकता है। अगर हम बात करें अनियंस वगैरह तो हम रेगुलरली यूज करते हैं, पीचेस, पापायास और कट फ्रूट्स जो हमारे पास होते हैं, कैश्यू ब्राइन्स होते हैं, ये सारे हम डेली यूज चीजें हैं और ये सारी चीजें में भी सैल्मोनेला का इन्फेक्शन हो सकता है। ओके और सिम्टम्स क्या होंगे? यूजुअली स्टार्ट 6 hours to 6 days आफ्टर इन्फेक्शन। दे इंक्लूड डायरिया, सबसे बड़ा डायरिया होता है और डायरिया में ब्लड, जो हमारे स्टूल्स होते हैं उसमें आपको ब्लडी नेचर दिखेगा, जैसे ब्लड के कुछ स्पॉट्स हो गए या फिर ड्रॉप्स दिख सकते हैं। फीवर, स्टमक क्रैम्प, पेट में अकड़न होना। मोस्ट पॉपुलर रिकवर विद इन 4 to 7 days विदाउट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। क्योंकि जब अगर कोई भी टॉक्सिक हमारी बॉडी में गया है तो बॉडी का बेसिकली काम क्या है कि कोई भी टॉक्सिन अगर बॉडी में आया है, कोई भी इन्फेक्शन आया है तो उसको एज इट इज बाहर निकाल दो। पर इनकेस अगर वो नहीं निकाल पाती है तो वो किसके फॉर्म में निकालती है? स्टूल के फॉर्म में। और डायरिया क्या होगा? एक बहुत ही अच्छा वे होता है निकालने का, क्योंकि डायरिया में क्या होगा, हमारे जो स्टूल्स होते हैं वो रेगुलरली पास होंगे हमारी बॉडी से और जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन है वो भी आउटब्रेक हो सकता है। ओके, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंटेजियस बैक्टीरियल फीवर विद रेड स्पॉट्स एंड इंटेस्टाइनल इरिटेशन। हम सबको एक बार लाइफ में कभी ना कभी टाइफाइड हुआ होता है, पर हमें उसका क्या नहीं पता होता है, इंडिकेशन की। अगर हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, कंटेजियस बैक्टीरियल फीवर विद रेड स्पॉट्स एंड इंटेस्टाइनल इरिटेशन, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लंग डिजीज है, कन्फाइंड है, ट्रांसफर है, कौन सी डिजीज है। ओके, तो लैंग्वेज मैटर करती है हमारे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप एक डिजीज के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई होगी, ठीक है, बट एक टाइम पे हमें उस टाइम पे वो चीज क्लिक करनी चाहिए जो कि हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसलिए हमारे पास जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको बेसिकली इतने अच्छे से हमें क्लियर कर लेना चाहिए ताकि दोबारा उस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपका कोई भी ऐसी पॉइंट हो, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो छूटे ही ना आपके लिए। So the option is typhoid, second one is transfer, third one is confined and the fourth one is lung। कौन सा ऐसा बैक्टीरियल फीवर है जिसमें रेड स्पॉट्स और इंटेस्टाइनल इरिटेशन कॉज होती है? तो द करेक्ट आंसर इज टाइफॉइड। और टाइफॉइड की तरह से एक फीवर और आता है टाइफॉइड या फिर क्या हो गया पैरा टाइफॉइड फीवर। ये दोनों ही टाइफॉइड फीवर के ही एक तरह के सिम्टम्स दोनों के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और कॉजिंग एजेंट क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। People with these disease usually have a fever that can be as high to 103 to 104 degree Fahrenheit. High fever होता है basically, and they can also have a weakness, stomach pain, headache, diarrhea, constipation, cough and loss of appetite। भूख नहीं लगती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन होता है जिसकी वजह से हेडेक बहुत ज्यादा हो जाता है और पेट में अकड़न और जकड़न और पेट में दर्द होता है और हमारी बॉडी वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई फीवर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, सम पीपल हैव अ रैश ऑफ फ्लैट रोज कलर स्पॉट्स, जो हमारी बॉडी में रेड कलर के स्पॉट्स भी मिलते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से डेथ भी हो सकता है, बट बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि बेसिकली एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करके आप आराम से उसको ट्रीट कर सकते हैं। So our next question is WHO has estimated that approximately 1.5 billion episodes of, option is diarrhea, second one is cholera, third one is dengue and the fourth one is malaria। WHO ने किस डिजीज के 1.5 बिलियन एपिसोड्स को एस्टिमेट किया है इस टाइम? सो द करेक्ट आंसर इज डायरिया। डायरिया क्या होता है? लिक्विड फूड में हमारी बॉडी में से कुछ फ्लूइड का निकल जाना, उसे हम डायरिया कहते हैं बेसिकली। और जो WHO यूनिसेफ ने, इन्होंने क्या किया था, 7 पॉइंट प्लान डिस्कस किया था डायरिया के कंट्रोल के लिए, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि हर साल 1.5 बिलियन पीपल बीमार पड़ते हैं डायरिया की वजह से। इसकी ट्रीटमेंट के लिए WHO ने कुछ मेन एलिमेंट्स को फोकस किया था और उसके लिए उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था यूनिसेफ और WHO ने मिल करके। सो वो उसमें क्या मेन पॉइंट्स थे? फर्स्ट एड, फ्लूइड का रिप्लेसमेंट हो ताकि डायरिया को प्रिवेंट करा जा सके। जिंक ट्रीटमेंट लिया, जैसे कि ORS का घोल हो गया। देन रोटा वायरस एंड मिसल्स की वैक्सीनेशन को प्रमोट किया था। प्रमोशन ऑफ अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से हम जो वाटर का डिहाइड्रेशन हो रहा है हमारी बॉडी में से, उसको हम प्रिवेंट कर सके। और हैंड वॉशिंग को
विद सोप, जिसके वजह से हमारे बॉडी में कोई भी टॉक्सिक का एंट्री ना हो सके और किसी भी खराब चीज की वजह से हमें डायरिया कॉज ना हो सके। बेसिकली जो फूड्स ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं, जो चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, इन सब की वजह से ना डायरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा था, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों की जो स्टमक हो गया उसमें मैदा का इंटेक बहुत ज्यादा हो गया था, जो कि हमारे बॉडी की फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर रहा था। बेसिकली इम्प्रूव वाटर सप्लाई क्वांटिटी एंड क्वालिटी, वाटर की अगर क्वालिटी स्पॉइल्ड हो, जैसे कि बहुत गंदा पानी हो, और कुछ ऐसे एरियाज में जहां पर वाटर प्योरीफायर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जो नॉर्मल पानी है, बहुत खारा पानी अगर वैसा हो, उस पानी को अगर हम पीते हैं इसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। जिसकी वजह से क्या हुआ था, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट एंड सेफ स्टोरेज ऑफ हाउस होल्ड वाटर, हमसे कहा गया था कि हम अपने जो भी पीने के पानी को उसको साफ तरीके से साफ बर्तन में स्टोर करके रखे। और साथ ही साथ क्या था, कम्युनिटी वाइड सैनिटेशन प्रमोशन, कम्युनिटी को साफ सुथरा रखने के लिए भी उसका प्रमोशन भी किया जा रहा था। ओके, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बैक्टीरिया ऑफ ब्लैक डेथ स्प्रेड टू पीपल? So the option is airborne, second one is waterborne, third one is vector and the fourth one is direct contact. जो हमारे ब्लैक डेथ होती है ना, ये अभी के टाइम की नहीं, वो एम्परर्स के टाइम की डिजीज रही है। उस टाइम पे भी ब्लैक डेथ बहुत ही ज्यादा कॉमन थी और एक तरह से ऐसे कहते हैं महामारी की तरह से ये ब्लैक डेथ उस टाइम पे फैल रही थी, एक से दूसरे से तीसरे से, क्योंकि इसमें एक तरह का वेक्टर यूज हुआ था। सो द करेक्ट आंसर इज वेक्टर्स। बेसिकली इसमें एक तरह का वेक्टर यूज हुआ था जिसका नाम था अर्सेनिया पेस्टिस, जो कि प्लेग का रिजल्ट था और इसकी वजह से इन्फेक्शन से हमें कुछ इस तरीके से ब्लैक डिजीज होती थी। ठीक है, most scientists think that the bacterium was first passed from infected rodents to human through the bite of fleas, क्योंकि फ्लीज की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो हमसे बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ही फॉर्मली किसी भी गंदी जगह पे आप बात करो, चाहे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही आसानी से ये मिल जाते हैं और ये एक जगह से दूसरे जगह पे किसी भी तरह के प्लेग को ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही इजीली मूव करते हैं। अगर आप बात करो खाने पे या फिर हमारे बॉडी पे, आराम से आपको फ्लीज मिल जाते हैं जो कि आसानी से एक जगह से दूसरे जगह से इस इन्फेक्शन को फैला रहे थे। और इस पेंडेमिक को क्या कहा गया था, ब्लैक डेथ, बिकॉज ऑफ ब्लैक स्पॉट्स दैट डेवलप ऑन द स्किन ऑफ मैनी विक्टिम। पूरी बॉडी में ब्लैक कलर के स्पॉट्स डेवलप हो जा रहे थे, जैसे यहाँ पे न्यूज पे दिख रहा है, इस तरीके से बॉडी पर भी हमें ब्लैक स्पॉट्स दिखते थे, इसकी वजह से ब्लैक डेथ भी कहा जाता था। Okay, then our next question is which one is a communicable disease? कौन से ऐसे डिजीज है जो कम्युनिटी लेवल पे फैल सकती है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत ही आसानी से फैल सकती है छूने से, उसे हम कौन सी डिजीज कहते हैं, कौन कौन सी है इसमें से? सो द ऑप्शन इज स्कर्वी, सेकंड वन इज कॉलेरा, थर्ड वन इज रिकेट्स एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज कॉलेरा। जो हमारी कॉलेरा है ये हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान को आसानी से फैल सकती है। और अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें, सबसे पहले हमें साफ पानी पीना चाहिए जो कि प्योरीफायर वाटर होना चाहिए, ताकि कोलेरा के जो बैक्टीरिया है वो पानी में भी प्रेजेंट मिल जाते हैं और जिसकी वजह से वो हमारे एक इंसान से दूसरे इंसान को आसानी से फैल सकती है। जो फूड होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे कुक्ड होना चाहिए और साफ सुथरी जगह पे रखा होना चाहिए। जो इंडिविजुअल शुड पील देयर ओन फ्रूट्स, आपका जो फ्रूट्स होना चाहिए जैसे एप्पल वगैरह है, अगर वो थोड़ा सा स्किन उसकी खराब है तो आप उसको पील करके भी खा सकते हो। आइसक्रीम वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए और जो हमारे हैंड्स होते हैं उसको बहुत थॉरली वॉश करना चाहिए, क्योंकि कॉलेरा के बैक्टीरिया कम्युनिकेबल डिजीज। तो अगर हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल के डिफरेंस में, तो कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है रिफर्स टू दैट कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, and non-communicable disease that occur from one person and cannot be passed to another person. communicable जो disease होती है कि infection disease भी कहा जाता है और जो non-communicable है उसको हम chronic disease भी कहते हैं। जो communicable disease होती है वो likely to be acute which means develops quickly, बहुत जल्दी उसको डेवलप हो जाती है, उसके सिम्टम्स में बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं क्योंकि वो क्रॉनिक डिजीज होती है, हमारी बॉडी की प्रोसेस के बाद, जैसे कि हमारी बॉडी में किस तरह से एंटीजन उसके खिलाफ प्रेजेंट होते हैं ना, उसका प्रोसेसिंग हमारी बॉडी में किस तरीके से हो रहा है, उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे उसके सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होते हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स जहां पर भी आप रह रहे हो और यहाँ पे एफरेंट क्लास मैटर करता है। और वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं,
वेक्टर्स बहुत ज्यादा कॉमनली रोल प्ले करते हैं कि जो बैक्टीरिया है जिसको अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है तो कॉमन कोल्ड के जो वायरसेस होते हैं वो हम बहुत ही आसानी से किसी भी पेन से या फिर किसी भी यूटेंसिल से फैल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे आर्थराइटिस हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, स्कर्वी हो गया, ये सारे बैक्टीरिया ऐसे हवा में नहीं घूमते हैं, अगर एक आदमी से दूसरे आदमी तक इन्फेक्ट नहीं पहुंचाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज इज टाइफाइड, है ना। टाइफाइड हमें पता है वाटर बॉर्न डिजीज है, लेकिन ये स्प्रेड किसकी वजह से हुआ था, उसका नाम क्या था? हम उनको कहते हैं मिस मेलन, हु इज ऑल्सो नोन एज, उनका असली नाम क्या था? टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मेलन, टाइफाइड मैली और टाइफाइड माइशिन। सो द करेक्ट आंसर इज टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी कौन थी? इनको कहा जाता है एक टाइफाइड कैरियर थी, क्योंकि इनको पता ही नहीं था जो कुक ये बना रही है किसी के लिए, उसके अंदर वो क्या प्रिपेयर कर रही है, टाइफाइड बैक्टीरिया बना रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग टाइफाइड से इन्फेक्टेड हो गए थे और इनका नाम क्या पड़ गया था, टाइफाइड मैरी पड़ गया था। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस करे हैं और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, so thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to the channel.